डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लॉ पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे बायोट सावर्ट्स लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। बायोट सावर्ट्स लॉ के मदद से भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ के मदद से भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं। पर एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा इजी लॉ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम था, वैसे ही उसका भाई है एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस थ्योरम की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, और एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। गॉस थ्योरम में हम गॉसियन सरफेस लेते थे और यहाँ पर हम एक एम्पीरियन लूप लेंगे। क्या लेंगे? एम्पीरियन लूप, है ना। तो आओ देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये एमएफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to mu naught times the total current crossing through the area bounded by the closed loop। ये जो closed loop है ना, इसी closed loop को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीर जैसे गॉसियन सरफेस वैसे ही एम्पीरियन लूप। प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ इसका। तो डियर फ्रेंड्स देखो, मैथमेटिकली ये कहता है कि द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। द लाइन इंटीग्रल और द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ठीक है, थ्रू द वायर। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा टर्म क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डीएल जो है ये है, ये आपको दिख रहा होगा, डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट, एक छोटा सा लेंथ। और ये लेंथ कहाँ का लेंथ है ये? ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ of the एम्पीरियन लूप। ये किसका लेंथ है? एम्पीरियन लूप का लेंथ का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट भी लिख सकता हूं मैं, ऑफ द एम्पीरियन लूप। ठीक है, अच्छा, ये म्यू नॉट आपको पता है क्या है? ये परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ठीक है, और ये आई हमारा करंट है, इसके बारे में मैं लिखता हूँ। ये आई क्या है यहाँ पर? आई इज नथिंग बट करंट passing through the Amperian loop, through the Amperian loop। ठीक है, और ये क्या है? ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है पहले से। तो ये डीएल और आई के बारे में आपको पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जब इसका एप्लीकेशन हम लेंगे तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगी कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बाद आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, और इसमें जो हम पॉइंट देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
a current carrying wire, magnetic field due to a current carrying wire, due to a current carrying wire। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, यानी कि मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, और देखा जाए तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे हम। कैसा वायर लेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। मतलब मान लो कि ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इस तरह से डॉटेड लाइन दिखा देता हूं मैं। तो ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इधर भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो ठीक है, मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। तो इधर भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इधर भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब कि इनफाइनाइट साइज का वायर। ठीक है, अब जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है मैंने। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम मानेंगे कि इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट, इसको आई बोल देता हूं, और ये क्या होना चाहिए? ये करंट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त यहाँ लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं। प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, ये कब कांस्टेंट होगा? जब करंट कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना मतलब किसका कांस्टेंट होना? मतलब करंट का कांस्टेंट होना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यानी कि कांस्टेंट करंट हमको चाहिए इस वायर में। अब देखो, हमको इस करंट कैरिंग वायर के वजह से इसके आउटसाइड में, बाहर में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है, और इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है: मैग्नेटिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट। ये कुछ उससे मिलता जुलता है, जैसे आपने एक चार्ज स्फीयर के बारे में पढ़ा था। चार्ज स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर चार्ज स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और फिर चार्ज स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ये कुछ वैसा ही है। ये करंट कैरिंग वायर के बाहर वाले पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट और अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसमें से एक डेरिवेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। करंट कैरिंग वायर के बाहर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम बायोट-सावर्ट लॉ से निकाल चुके हैं। बायोट-सावर्ट लॉ से हमने कैसे निकाला था? हमने ये वायर का सेंटर लिया था, ये वायर का सेंटर वाला एक्सिस है, और इस सेंटर वाली एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी, मान लो उस पॉइंट की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर। तो उस केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बायोट-सावर्ट के लॉ से हमको क्या पता चला था कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0/4 पाई 2I/r। ये हमने पढ़ा था डियर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिए, आपको पिछले ही लेक्चर में मैंने एक टेबल बना के सब समराइज करके सारे फॉर्मूला दिए थे। उसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगाने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ के थ्रू बताया था। ठीक है, पहले फाइनाइट साइज के लिए बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और फिर इनफाइनाइट के लिए उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो ये फॉर्मूला आया था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बायोट-सावर्ट लॉ से निकाला है। अब यही फॉर्मूला हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल के क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, जैसे चार्ज स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? कूलॉम्स लॉ से KQ/r², और गॉस थ्योरम से भी KQ/r² निकाल के आपने इसको क्रॉस चेक किया था। ठीक है, तो कुछ वैसी ही बात है। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसके 3 केसेस देखेंगे। ठीक है, यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पहला केस देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी वायर, यानी कि वायर के बाहर वाले किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उस करंट कैरिंग वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमें निकालना है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है वो मैं आपको बता दूं, कैपिटल आर इज नथिंग बट दी रेडियस ऑफ दी वायर। ठीक है, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा जनरल फॉर्मूला था एम्पियर्स लॉ का, वो क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 into I।
तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट बी एस, बताता हूँ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम था जो आपने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ई डॉट डी एस था। ठीक है, और ये डी एस कहाँ का एरिया था? ये था गॉसियन सरफेस के ऊपर का एरिया, गॉसियन सरफेस के ऊपर का एरिया। ठीक है, और ये डीएल किसका लेंथ है? एम्पीरियन लूप का लेंथ है। ठीक है, एम्पीरियन लूप का लेंथ, गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और यहाँ है टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। तो काफी मिलता जुलता है जैसा कि आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर था, ये एरिया वेक्टर था डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो एरिया वेक्टर था वो हम कैसे लेते थे? अगर कोई ओपन सरफेस है, अगर कोई ओपन सरफेस है डियर स्टूडेंट्स, तो उसका एरिया वेक्टर हम ऊपर भी ले सकते हैं या नहीं तो नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था ना, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अब वो ऊपर भी ले सकते हैं, हम नीचे भी ले सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अगर सरफेस ओपन है तो क्लोज सरफेस रहेगा, तब हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं ले पाएंगे, बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ओपन सरफेस है, ठीक है, तो ओपन सरफेस के लिए हम ऊपर भी ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे मैग्नीट्यूड में, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह से यहाँ जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ एम्पीरियन लूप का लेंथ है, और ये कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, गॉसियन सरफेस जब हमने पढ़ा था तो गॉसियन सरफेस बनाने की शर्त क्या थी? उसकी एक शर्त ये थी कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसा लेना है कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। जैसे आपने ये स्फीयर लिया था, ये चार्ज स्फीयर था, ठीक है, ये चार्ज स्फीयर आपने लिया था, तो हमें मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस इस तरह से लिया था, such that the Gaussian surface should pass through the point at which you have to calculate the value of electric field। ठीक है, तो उसी तरह से एम्पीरियन लूप भी हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि एम्पीरियन लूप मस्ट पास थ्रू द पॉइंट एट विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पीरियन लूप में कैसा बनाऊंगा मैं? एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा बनाऊंगा। तो ये मेरा एम्पीरियन लूप है। अब ये एक इमेजिनरी लूप है, जैसे गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस था, देखो यहाँ मैंने डॉटेड से बनाया है, वैसे ही एम्पीरियन लूप भी एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन है जो हम करते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट करने के लिए ये चीजें ली गई। गॉसियन सरफेस क्यों इमेजिन किया गया? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। कूलम्ब लॉ से मुश्किल होती है ना, इंटीग्रेट करना पड़ता है। और यहाँ भी एम्पीरियन लूप क्यों लिया गया? ये इमेजिनरी लूप क्यों इमेजिन किया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट की जा सके, वरना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड। पर एम्पीरियन लूप अगर इमेजिन कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये बनाया हमने एम्पीरियन लूप, सच दैट एम्पीरियन लूप मस्ट पास थ्रू द पॉइंट एट विच यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने एम्पीरियन लूप बना दिया। और ये जो रेडियस है एम्पीरियन लूप का वो क्या होगा? स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर इज द दूरी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। वायर के सेंटर वाले एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी को ही हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? देखो, जैसे स्फीयर में हम क्या करते थे, स्फीयर में सारे डिस्टेंसेस, अगर पॉइंट बाहर है तो हम इसको स्मॉल आर बोलते थे, और स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर बोलते थे ना। तो यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते थे? सेंटर से मेजर करते थे। अगर पॉइंट यहाँ रहा तो डिस्टेंस ऐसा लेंगे, पॉइंट अंडर रहा तो डिस्टेंस ऐसा लेंगे। तो सारे डिस्टेंसेस हम सेंटर से लेते थे।
वैसे ही यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस हम ये सेंटर वाली एक्सिस से ले रहे हैं, वायर की सेंटर वाली एक्सिस से ही हम सारे डिस्टेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, रिलेट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, यस। तो ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप, दिस इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? थंब लेके करते हैं, थंब को करंट के अलॉन्ग लो। ठीक है, फिंगर से कर्ल करते हैं तो इस तरह से, तो ऐसा ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट लेता हूँ, ये डीएल ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूँ? डीएल। डीएल किसकी लेंथ है? डीएल, डीएल एम्पीरियन लूप के ऊपर की लेंथ है। ठीक है, तो ये लाल लाल जो मेरा एम्पीरियन लूप है, इसके ऊपर मैं छोटी सी लेंथ चूज कर लेता हूँ। तो ये एक टुकड़ा ले लिया मैंने डियर स्टूडेंट्स। अब डीएल की दिशा किधर लोगे? किधर भी ले सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ऐसा ले या तो ऐसा ले। अभी ऐसा तो नहीं ले सकते ना, या ऐसा तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि डीएल लेंथ के अलॉन्ग होना चाहिए ना। तो लेंथ के अलॉन्ग उधर जाओ या लेंथ के अलॉन्ग इधर आओ, दो ही ऑप्शन है। जैसे यहाँ एरिया वेक्टर में था, या तो ऊपर जाओ या नीचे आओ। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ऊपर या तो नीचे, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। वैसे यहाँ भी जो हम लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, ये या तो उधर लो या इधर लो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, साइन प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डीएल को इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया डीएल, एम्पीरियन लूप के ऊपर का एक छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब उतने दूर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द टेंजेंट ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कैसा है, सर्कुलर है ना डियर। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होते हैं। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैं टेंजेंट के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में होगा। आप देख सकते हैं, इसको ले लो और ऐसा कर्ल करो फिंगर, तो ये ऐसा बाहर आएगा और घूम के मैग्नेटिक फील्ड भी डीएल के अलोंग हो जाएगा। यानी डीएल मैंने उस दिशा में लिया है। डीएल के दो ऑप्शन थे, अगर डीएल ऐसा लूंगा तो बी और डीएल के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, तो यहाँ cos 180 लेना पड़ेगा -1। पर अगर डीएल उधर लोगे तो बी और डीएल के बीच का एंगल फिलहाल क्या है, 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा, तो मजा आ जाएगा हम, है ना। तो वही बात है, तो वही बात है। अब जो है, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ और अब मैं लिख रहा हूँ बी डॉट डी एल। तो इसको मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। ये 0 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, और ये आई क्या है, हाँ जी, ये आई को मैं ऐसा लिखता हूँ, ये जो आई है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख रहा हूँ आई नेट। आई नेट मतलब नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। तो यहाँ एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, ये पूरा का पूरा आई करंट पास हो रहा है ना। तो नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई नेट इज नथिंग बट आई, कंप्लीट आई करंट वहां से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है। हमको पता है अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी कांस्टेंट रहेगा। एक पर्टिकुलर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है। हाँ, अगर हम दूर 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 जाते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कम कम होता जाएगा, पास आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर दूरी पे, स्मॉल आर की एक पर्टिकुलर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट लिया हमने, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बाहर आ गया और ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल, और ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह कि ये
क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या होगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो डीएल डीएल किसके ऊपर का एलिमेंट है, एम्पीरियन लूप के ऊपर का एलिमेंट है। डीएल को इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा, 2πr मिलेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज नथिंग बट 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस साइन से घबरा नहीं रहे होंगे, ये अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है डियर स्टूडेंट्स। ये गोल जो बना देते हैं, तो गोल क्या का मतलब क्या है, गोल का मतलब ये है कि वो सरफेस क्लोज्ड है, या वो कर्व जो है वो क्लोज्ड है ना, वही बताता है वो। जैसे यहाँ देखो ये कर्व क्लोज्ड, एम्पीरियन लूप क्लोज्ड है ना, गॉसियन सरफेस भी लेते हैं तो वो क्लोज्ड होता है ना, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b के लिए इस पूरे को उधर भेज दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखो डियर स्टूडेंट्स, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूं, म्यू नॉट अपॉन 2πi/r और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे जनरल रूप में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r, ये आ गया हमारा b। कहाँ वाले पॉइंट पे, आउटसाइड वाले पॉइंट पे, आउटसाइड वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये वही फॉर्मूला है जो बायोट सावर्ट लॉ से भी हमने निकाला था बाहर के किसी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना डिस्टेंस, वही सेम टू सेम आ गया। तो देखा आपने, सो इजी, एक बार आपको बेसिक बात समझ में आ गई तो आप फिर पूरा का पूरा समझ सकते हैं, सारी बात बहुत इजी है। ये तो गॉस थ्योरम है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये सारा जो है वो आप कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो गॉस थ्योरम से रिलेट करने के लिए मैंने लिखा था ये, बाकी आप कॉपी कर सकते हैं। ये हो गया बी आउटसाइड, तो यहाँ आप छोटा सा ऐसा लिख सकते हैं आउट यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं अगला केस, केस नंबर 2, विच इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वायर। वायर के सरफेस पे, अगर ये जो पॉइंट है हम यहाँ नहीं लेके यहाँ ले लें वायर के सरफेस पे, तो वहां पर उस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अगर हमें निकालना है, तो कुछ नहीं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। यानी ये जो स्मॉल आर है वो कम करके यहाँ तक लाएंगे तो इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला में हमें स्मॉल आर की जगह पर क्या पुट करना है, कैपिटल आर पुट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, बी सरफेस विल बिकम व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/R, दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। तो सो सिंपल ना, बस इसमें स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रखना है। और यही काम आपने वहां भी किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखा होगा आपने वहां भी, है ना। तो चलो बी आउटसाइड भी आ गया, बी सरफेस भी आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी इनसाइड की, यानी अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड inside the wire at a point inside the wire, ठीक है। तो अब देखो वायर की जब अंदर की हम बात करेंगे, यानी ये जो हम अपना वायर ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर की अगर हम पॉइंट की बात करें, ये तो हमारा इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। अब हमारा कोई पॉइंट है जो अंदर में कहीं तो भी है, ठीक है, अंदर में कहीं तो भी एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक कांस्टेंट करंट आई यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर से हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे, इस तरह से एम्पीरियन लूप हमने बनाया और इस दूरी को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक देखो ऐसा इमेजिनरी एक वायर बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, ये जो एम्पीरियन लूप है इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, क्या पूरा आई करंट उस एम्पीरियन लूप से फ्लो हो रहा होगा। ये जो हमको एम्पीरियन लूप यहाँ दिख रहा है, इस एम्पीरियन लूप से क्या ये पूरा करंट आई फ्लो हो रहा होगा, नहीं, पूरा करंट आई नहीं फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि पूरा करंट आई जो है
वो कैपिटल आर मतलब किस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से पूरा करंट आई फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो एम्पीरियन लूप का क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया से तो, इस एम्पीरियन लूप से तो पूरा आई करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ कम अमाउंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ये हमने छोटा कर दिया, तो करंट अब कम हो जाएगा पहले से। तो मान लो कि अब एम्पीरियन लूप से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है आई डैश, ठीक है। तो हमको तो पता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा करते जाएंगे, करंट उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम बोलेंगे कि भाई आई डैश अपॉन आई इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो टोटल करंट टोटल एरिया, और छोटा करंट छोटा एरिया, वो छोटे एरिया से पास होने वाला यानी एम्पीरियन लूप से पास होने वाला जो करंट है, मान लो वो करंट कौन सा करंट है, आई डैश करंट है जो यहाँ से पास हो रहा है। ये आई करंट तो टोटल, और यहाँ से पास होने वाला करंट आई डैश है मान लो। तो आई डैश इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आई डैश इज नथिंग बट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इनटू आई। तो ये आई डैश और आई का रिलेशनशिप आ गया। और ये आई डैश क्या है, ये है नेट करंट, नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। ये जो एम्पीरियन लूप है इससे पास होने वाला करंट आई डैश हमने लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अब हम क्या करेंगे कि सिंपली ये जो हमारा रिलेशनशिप आया अपना, जो एम्पियर का जो लॉ है, लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, है ना। अब फिर से ये देखो बी डॉट डी एल है, फिर से देखो अंदर में भी एम्पीरियन लूप जो बना है, अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वही होगी ना। देखो जब हम कोई करंट कैरिंग वायर लेते हैं, करंट अगर ऐसा जा रहा है तो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही लूप के रूप में होगा ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर जिस रूप में है अंदर भी उसी रूप में होगा। तो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो अंदर में भी उसी सेंस में होगा, यानी अंदर में भी इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होने वाला नहीं है, यानी अंदर में भी ये वही हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। नेट करंट को हमने क्या माना है, आई डैश माना है। आई डैश इज द, देखो आई डैश क्या है, नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। अब यहाँ देखो cos जीरो 1 हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन फिर से वही 2 पाई r हो जाएगा, और ये म्यू नॉट इंटू, अब ये आई डैश की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई डैश की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। ये हमने आई डैश की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 पाई को उधर भेज दो, तो b क्या हो जाएगा हम देखते हैं। b या तो हम लिख सकते हैं b को, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई, या तो इसको ऐसा लिखो या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो b क्या बन जाएगा, b बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ तुम छोटा सा क्या लिख सकते हो, इन, बी इन यानी बी इनसाइड द वायर, है ना, बी इनसाइड द वायर। तो ये था हमारा केस नंबर 3, इनसाइड द वायर का फॉर्मूला आ गया, आउटसाइड का आ गया, सरफेस का आ गया। अब एक आखिरी केस, वो है बी एट द सेंटर ऑफ द वायर, वायर के सेंटर पे, यानी कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जो वायर का सेंटर वाला पॉइंट है, वायर के एक्सिस पे अंदर,
है ना। तो इस पॉइंट पर, वायर के सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, है ना, वो हमें अगर पता लगाना है तो वो हम कैसे पता लगा पाएंगे डिस्टेंस? बहुत इजी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बी एट द सेंटर या बी एट द एक्सिस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्मॉल r इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। यानी मैं इसको बोल देता हूँ केस नंबर 4, केस नंबर 4 बोल देता हूँ मैं। और एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की बात हो रही है, यानी स्मॉल r इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे हम स्मॉल r 0 पुट करेंगे, अच्छा यही क्यों स्मॉल r 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये है बी इनसाइड, अंदर के पॉइंट पे, अंदर के किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो तो वायर के अंदर ही वाला पॉइंट है ना, तो बाहर वाला फॉर्मूला हम अंदर सेंटर के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। सेंटर वाले पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? इनसाइड वाला फॉर्मूला। इनसाइड वाले फॉर्मूला में स्मॉल r की जगह पर 0 रखना पड़ेगा, ना कि आउटसाइड वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल r 0 रखो, तो क्या होगा डिस्टेंस? यहाँ स्मॉल r 0 रखेंगे तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा, यानी b विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। जो कि हमने बायोट-सावर्ट लॉ में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बायोट-सावर्ट लॉ में कि हमने क्या पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ में, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल था, याद करो डिस्टेंस। थीटा जो है वो करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल था ना, मतलब आई डी एल और आर के बीच का एंगल था। तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे इस तरह से वायर था, करंट ऐसा था, तो ये करंट एलिमेंट था, ठीक है, यही हमारा डीएल था। और मैंने बताया था कि अगर मान लो आर ऐसा है तो ये एंगल थीटा था। अब अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं होके ये पॉइंट यहाँ होता तो फिर थीटा क्या होता? 0, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता? 0। यानी ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो, याद करो मैंने बताया था वायर के अंदर, वायर के अलोंग, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वायर के अलोंग अगर कोई पॉइंट आ गया, अलोंग मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ कहीं तो भी, यहाँ यहाँ, तो फिर उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से 0 हो जाएगा डिस्टेंस। ये मैं बताना चाहता था। अच्छा, अगर सरफेस वाला फॉर्मूला चाहिए तो सरफेस वाले फॉर्मूला के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आउटसाइड वाले फॉर्मूला में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखो, या इनसाइड वाले फॉर्मूला में भी अगर हम स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखेंगे तो इस फॉर्मूला में भी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने से ये हमको मिल जाएगा। तो सरफेस वाला फॉर्मूला पाने के लिए आउटसाइड और इनसाइड दोनों फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, पर सेंटर वाला पाने के लिए इनसाइड वाले फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो यही एक छोटी सी बात थी डियर स्टूडेंट्स। और अब आखिरी बात, यहाँ पर एक ग्राफ की चर्चा होती है डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ की हम बात करते हैं। और ग्राफ मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इसी के कंटिन्यूएशन में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर B वर्सेस R का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा मैं आपको शो करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा वायर हो गया, ठीक है, और ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ, y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, और x एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ दूरी, दूरी यानी r। तो इधर हमारा r है और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा बनाया मैंने? देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू 0 है, मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर, है ना। अच्छा, यहां से यहां तक ये कौन सा पॉइंट है, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये कौन सा पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है,
ये देखो, ये सरफेस है ना, यहाँ पे सरफेस है, देखो सरफेस वाला पॉइंट, ठीक है। देखो, और ये आउटसाइड पॉइंट, उधर जाओगे तो स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो बाहर में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। बी आउटसाइड हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, बी आउटसाइड हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। बी आउटसाइड हमारा अभी क्या आया था, बी आउटसाइड आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, यह आया था हमारा बी आउटसाइड। तो देखो बी आउटसाइड में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ इस तरह से बन गया था, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड में देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसीलिए अंदर में देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है, और बाहर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना है। बी मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे, सरफेस वाले पॉइंट पे बी मैक्सिमम होगा, यानी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी। ये ग्राफ काफी मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। ये ग्राफ आपने कहाँ पढ़ा था, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। चार्ज स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए आपने ऐसा ही ग्राफ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दूरी का। यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती थी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर जाओ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही ग्राफ आपने ग्रेविटेशन में भी स्मॉल जी वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ा था। स्मॉल जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, अर्थ के सेंटर से शुरू करते हैं तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फिर अर्थ के बाहर जाओ, सरफेस के बाहर जाओ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है ना। तो ये आपने ग्रेविटेशन में भी ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है, और अब सेम ग्राफ आपने यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर के लिए भी पढ़ लिया, जहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। यही है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली करंट कैरिंग वायर के बाहर, सरफेस और अंदर वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो आपको कॉपी डाउन करना है आप कॉपी डाउन कर लें स्टूडेंट्स, और हम चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले लेक्चर में, है ना। मुझे उम्मीद है कि अगले लेक्चर में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसका अगला पार्ट शुरू होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट है। चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा पार्ट है वो है मैग्नेटिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि अगले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की ओर जो है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो एक वर्कशीट तो मैंने आपको दी थी, मैं एक दो वर्कशीट आपको और दूंगा, कल या परसों में एक दो वर्कशीट और अपलोड कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और डाउट पूछें, आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर भी एटलीस्ट आपने बता दिया तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। डाउट्स बताएंगे तो मैं अगले लेक्चर में डाउट्स शामिल भी कर सकता हूँ अपने डिस्कशन में, अपने वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओवर एंड आउट।